कोविड की होम ट्रीटमेंट के बारे में। सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं, यानी कि खुद से क्योर करने की ट्राई नहीं करनी है। होम ट्रीटमेंट, घर पे रह के ट्रीटमेंट कैसे करें, और बात करेंगे कि हॉस्पिटलाइज अगर होना है तो कैसे हो। इसके बारे में सटीक 6 पॉइंट मैं आपको दूंगा। 6M स्ट्रेटेजी आजकल बहुत फेमस है, 6M। अगर ये 6M आपने जान लिए तो आप कोविड के ऊपर विजय जो है आपकी वो बिल्कुल ही निश्चित है। ओमाइक्रॉन बहुत आजकल टॉपिक हॉट चल रहा है, बहुत सारे केसेस फैल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ये दुविधा है कि उसकी ट्रीटमेंट कैसे करें, हॉस्पिटलाइज हो, कौन सा रिपोर्ट करें, क्या है क्या नहीं। सो इसी रिगार्डिंग आज डिटेल में एक ही वीडियो आपके लिए पर्याप्त होगा। एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वेलकम टू iCure Doctor channel. Myself Dr. Krish Vaidya. I am a cardiologist, physician and a diabetologist. So let's start. लेटेस्ट जनवरी फरवरी का ये वीडियो है। लेटेस्ट ओमाइक्रॉन के ऊपर माहिती है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। ओमाइक्रॉन है या डेल्टा है, ये क्या है, ये पता करना बहुत ही मुश्किल है। पर आजकल ये जो वायरस जो चल रहा है, जो अभी स्पीड से जो ग्रो कर रहा है, बहुत सारे चांसेस हैं कि ये ओमाइक्रॉन ही हो। इसके डिटेक्शन के लिए जो आप RT-PCR टेस्ट करते हैं, जो सबको पता है, उसमें सिर्फ पता चलेगा कि कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसमें पता नहीं चलेगा कि ओमाइक्रॉन है या डेल्टा या अल्फा या क्या वेरिएंट है, राइट। सो उसकी चिंता नहीं करनी है। RT-PCR में आजकल देरी भी हो रही है, 3 दिन 4 दिन के बाद रिपोर्ट आ रहा है। रिपोर्टिंग करने में भी लाइनें ज़्यादा हो रही हैं। सो इसके जो सिम्टम है, यानी कि जो लक्षण है, उससे ही हमें पता करना है कि क्या ये चीज़ क्या हो सकती है, नॉर्मल जुकाम है या ओमाइक्रॉन या कोई कोविड का इन्फेक्शन है, राइट। सो कैसे पता करेंगे? सिम्टम्स की अगर बात करें तो अभी के जो वायरस में, अभी के पेशेंट्स में जो ट्रेंड देखने में मिल रहे हैं, उसमें बदन दर्द, बॉडी एक सबसे पहले हो रहा है। उनको बॉडी एक, जो बदन एकदम पेन कर रहा है वो है। फीवर किसी किसी को आ रहा है, किसी किसी को लेट में फीवर आ रहा है, पर स्टार्टिंग के 2 दिन जो होते हैं, पहले के 2 दिन वो ज़्यादा सीवियर रहते हैं। उसके बाद में सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं, राइट। सो स्टार्टिंग के 2 दिन में बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो सकता है, फीवर आ सकता है, नोजिया वोमिटिंग टाइप फीवर वो फील होता है, उल्टी हो रहा है, दस्त लग रहा है, वो सारी चीज़ें ज़्यादा हो सकती है। कफ और जो खांसी है वो लोगों में कम या बाद में देखी जा रही है, राइट। सो लोगों को वो था ना पहले कि गले में खांसी है, कफ हो रहा है, नाक वो बंद हो रहा है, चलो ओमाइक्रॉन हो सकता है या डेल्टा हो सकता है, कोविड हो सकता है। स्मेल चली जा रही है, टेस्ट चली जा रही है। वैसा इसमें नहीं है, इसमें टेस्ट एंड स्मेल बरकरार रहे हैं, राइट। टेस्ट एंड स्मेल जो है वो प्रिजर्व रह रहे हैं, वो किसी के नहीं जा रहे हैं। साथ साथ में भूख कम लगना, ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण इस बार इस ओमाइक्रॉन के केसेस में हो रहा है। भूख जो है वो कम लग रही है, खाने की रुचि जो है वो कम हो रही है। फिर भी नोसिया टाइप, जो उल्टी आना, डायरिया, वोमिटिंग, वो हो रहा है। बॉडी के ऊपर स्किन में रैशेस हो सकते हैं, राइट। लाल लाल कलर के स्पॉट्स जो हैं वो बॉडी पे आपको देखे जा सकते हैं। ये चीज़ इस वेरिएंट में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। और जैसे ही फैल रहा है तो क्विकली, अगर घर में 2-3 लोग हैं तो उनको भी अगर सिम्टम आने लगे तो समझना है कि ये चीज़ जो है कुछ और है, ओमाइक्रॉन हो सकता है, राइट। सो ये सब क्विकली हो गए इसके लक्षण, जो कि ज़्यादातर लोग जानते हैं। अब बात करेंगे कोविड की होम ट्रीटमेंट के बारे में। सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं, यानी कि खुद से क्योर करने की ट्राई नहीं करनी है। होम ट्रीटमेंट, घर पे रह के ट्रीटमेंट कैसे करें, और बात करेंगे कि हॉस्पिटलाइज अगर होना है तो कैसे हो। इसके बारे में सटीक 6 पॉइंट मैं आपको दूंगा। 6M स्ट्रेटेजी आजकल बहुत फेमस है, 6M। अगर ये 6M आपने जान लिए तो आप कोविड के ऊपर विजय जो है आपकी वो बिल्कुल ही निश्चित है। सो एंड तक देखिएगा ये 6M के स्टेप्स। कोरोना होम ट्रीटमेंट के 6M स्टेप्स आपकी डॉक्टर के सलाह के मुजब, किसी भी डॉक्टर के साथ, गवर्नमेंट के हो, प्राइवेट के हो, टेली कंसल्टेशन के साथ आपको ये ट्रीटमेंट, ये रेजिमेंट है, ये 6M स्टेप्स है वो फॉलो करना है। सो ये है 6M स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज़ मिक्सिंग, सेकंड स्टेप इज़ मेडिसिन्स, थर्ड इज़ मॉनिटरिंग, फोर्थ इज़ मील्स, फिफ्थ इज़ माइंडसेट एंड द लास्ट इज़ 6th इज़ मूवमेंट टुवर्ड हॉस्पिटल। सो ये 6 स्टेप्स के ऊपर स्टेप वाइज हम बात करेंगे और कोरोना को हरा देंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ मिक्सिंग। जो भी सोशल मिक्सिंग है, राइट, फेसबुक पे नहीं, सोशल, लिटरली जो सोशल गैदरिंग है उसको आपको अवॉइड करना है।
आपको कुछ सिम्टम लक्षण अगर लग रहे हैं सो वेट नहीं करना है RT-PCR आने का। अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ अजीब है, जुकाम टाइप लग रहा है या बदन दर्द और फीवर और वो सारी चीज़ें चालू हुई है, सो RT-PCR का वेट नहीं करना है। लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि अच्छा RT-PCR टेस्ट कराऊंगा, अगर पॉजिटिव आया तो आइसोलेट हो जाऊंगा और बाकी घूमते फिरते रहते हैं, राइट। वो नहीं करना है। अगर आपको लक्षण लगते हैं तुरंत ही पहले आइसोलेट होना है, मिक्सिंग आपका बंद करना है। जॉब है तो छुट्टी ले लीजिएगा, ओमाइक्रॉन के नाम पे इजीली आपको छुट्टी मिल जाएगी, डोंट वरी। घर पे अगर सब लोग रह रहे हैं तो एक कमरा सिलेक्ट कीजिए जिनकी खिड़की बाहर की साइड खुल रही हो और आपका वो डोर में अंदर लॉक करके आपको आइसोलेट हो जाना है। टीवी वीडियो सब कुछ आप देख सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। नॉर्मल खाना और क्या खाना उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, बट मिक्सिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप है, उसको आपको अवॉइड करना ही करना है। दूसरा जो स्टेप है वो है मेडिसिन्स। बहुत सारी मेडिसिन्स, बहुत सारी चर्चाएं, बहुत कुछ आ रहा है, पर मेडिसिन्स में इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन्स हैं उसमें है सबसे इम्पोर्टेंट पैरासीटामोल ही है। पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम। जब आपको बुखार आ रहा है, बुखार इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देह चीज़ है, बॉडी एक है वो, इसमें जो बदन दर्द वो भी एक तकलीफ देह चीज़ है। सो पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम आप दिन में 2 बार, 3 बार या मैक्स टू मैक्स 4 बार ले सकते हैं। 4 बार से ज़्यादा पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम आप नहीं ले सकते हैं। सो आप दिन में 3 से 4 बार, 2-3 बार पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम ले सकते हैं, कुछ हल्का सा खाना खाने के बाद। दूसरी मेडिसिन के बारे में बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, वो है ओमेप्राजोल या पेंटोप्राजोल, एसिडिटी की मेडिसिन। पेट में गड़बड़, नौजिया टाइप और वो सारी चीज़ें बहुत इस बार कॉमन है ये वेरिएंट में। सो एसिडिटी के शांति के लिए आप ओमेप्राजोल या पेंटोप्राजोल ले सकते हैं। दूसरी अगर बात करें तो वो आता है विटामिन्स, विटामिन D, B12, जिंक, वो बहुत ही आपके सही होने चाहिए। सो मल्टीविटामिन है विथ D सप्लीमेंटेशन, जिसके ऊपर हमने पूरा अलग से वीडियो बनाया है। सो D एंड B12 सप्लीमेंटेशन आपकी इम्यूनिटी एंड फाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रही बात और मेडिसिन की, जैसे पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और आइवरमेक्टिन और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो रिसर्च कहती है कि ये सब मेडिसिन काम नहीं कर रही है। बहुत सारी एंटीवायरल मेडिसिन भी तरह तरह की बाहर आ रही है, 34 गोली खाना है दिन की, 6-7 गोली एक साथ, उसका भी इतना रोल है, कितना रोल है वो अभी तक श्योर नहीं है। सो उसके ऊपर भी ज़्यादा हम नहीं करते हैं। अगर आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं आपके स्टेटस और सारी चीज़ों को देके, देन इट इज़ ओके। बट अदरवाइज अगर आप होम ट्रीटमेंट में हैं तो ये सब बेसिक पैरासीटामोल, मल्टीविटामिन और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, उससे ही ये जो चीज़ें हैं वो सब ठीक आपकी हो रही है, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है मील्स, क्या खाना। लोग बहुत ये खाने के ऊपर बहुत आजकल जा रहे हैं कि भाई कोविड है, ऐसा लग रहा है, पर दवाई तो ठीक है चलो ले लेंगे, खाना क्या खाना है। सो खाने में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, वो है प्रोटीन। कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी मेडिकल कंडीशन होती है, प्रोटीन सबसे बड़ा पार्ट होता है। बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाना, बॉडी की रिकवरी करना, बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक ही प्रोटीन है, राइट। कार्बोहाइड्रेट, बाहर का जंक फूड, ऑयली फूड, वो सब अवॉइड करना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करने हैं। और ख़ास करके जो है आप पिज़्ज़ा, जोमेटो वगैरह करते हैं उसको बिल्कुल ही अभी अवॉइड कीजिए, वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। हेल्दी प्रोटीन किस में से मिलेगा? चने हैं, मूंग है, दालें हैं, जो कि सब लोग जानते हैं। नॉनवेज लोग हैं वो एग्स ले सकते हैं। ज़्यादा हैवी नॉनवेज आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगेन उसमें फ़ैट और ऑयल और वो सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाएगा। सोयाबीन एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा, अगर आपका पेट सही है तो आप सोयाबीन का कंजम्पशन भी कर सकते हैं। मील्स में दूसरा पार्ट आएगा प्रोटीन के बाद में, वो आएगा फ्रूट्स का। फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो न्यूट्रिशन रिच भी होते हैं और आपकी रिकवरी ज़्यादा तेज़ करेंगे। और विटामिन C भी उसमें रहता ही है, जो खट्टे फल रहते हैं करके ऑरेंज टाइप में उसमें। तो आप फ्रूट ले सकते हैं या फ्रेश फ्रूट जूस ले सकते हैं, डब्बे वाला नहीं, कोई पैकेट जूस नहीं, जो फ्रेश निकाला हुआ जो जूस होता है वो फ्रेश जूस आप ले सकते हैं। सो प्रोटीन्स एंड जूसेस या फिर फ्रूट्स अगर आप होल खाते हैं, होल फ्रूट तो बेस्ट है। ये हो गया मील का पार्ट। नेक्स्ट जो पार्ट है M फॉर मॉनिटरिंग यानी कि देख रेख, देखते रहना, राइट, मॉनिटर करना। मॉनिटरिंग किसका करना है? मॉनिटरिंग जो है, लोग अपनी पल्स का देखते रहते हैं, ऑक्सीजन चेक करते रहते हैं, है ना, और बाकी देखते रहते हैं क्या है क्या नहीं, क्या हो रहा है।
एग्जैक्टली अगर आप बात बताऊं तो मॉनिटरिंग में जो पल्स देखनी है, फीवर अगर आ रहा है तो आपकी पल्स हाई ही रहेगी। बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे हैं कि वो पल्स मेरी 100 जा रही है, 104 जा रही है, मुझे हार्ट अटैक आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। फीवर है तो पल्स रेट हाई ही रहेगा, वो ऑब्वियस और कॉमन बात है। सो पल्स से इतना घबराना ही नहीं है। सेकंड चीज़, ऑक्सीजन सेचुरेशन। लोग जो है वो तुरंत ही लगा के देखते हैं, अरे 97 आया, मुझे प्रॉब्लम है। नहीं, ऑक्सीजन जो है वो 94 से नीचे नहीं रहना चाहिए। एक बार कभी वो 92 दिखा दिया तो हो सकता है कि सेल डाउन है। पल्स ऑक्सीमीटर का वेव फॉर्म जो उसमें बन रहा है वो प्रॉपर नहीं बन रहा है। सो पल्स ऑक्सीमीटर को अलग अलग 2-3 उंगली में लगा के देखें, 10-1 मिनट तक देखें कि ऑक्सीजन कितना रह रहा है, राइट। सो उसका एवरेज जो हाईएस्ट होता है वो निकालिए। सो 94 के अप अगर रह रहा है तो आपको यू डोंट नीड टू रश टू हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं होती है। घर पे आप आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगेन मॉनिटरिंग करना है फीवर का। अगर फीवर आपको हाई रह रहा है सो टेम्परेचर उसका थर्मोमीटर में देखिए। अगर हाई ग्रेड फीवर रह रहा है, आपको फील हो रहा है, सो आपको पैरासीटामोल जैसे बात करी 650 मिलीग्राम, वो आप 3 या 4 बार तक ले सकते हैं। उससे ज़्यादा जो है वो पैरासीटामोल नहीं लेनी है। दूसरा मॉनिटरिंग करना है फ्लूइड्स का। अगर वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, डायरिया हो रहा है, आप पूरा फ्लूइड सारा डिहाइड्रेट आपको हो चुके हैं, तो ध्यान रखिए कि 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर फ्लूइड आपको बिल्कुल इंटेक करना है। सो फ्लूइड का मॉनिटरिंग ज़रूरी है। एक और चीज़ देखनी जो ज़रूरी है वो है कॉन्शियसनेस का मॉनिटरिंग। अगर जो भी मरीज़ है या जो भी आप खुद हैं, तो अगर आपकी कॉन्शियसनेस डल पड़ रही है, यानी कि आपका माइंड सुन हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ड्राउजीनेस लग रहा है या ऑल्टर्ड सेंसोरियम जिसको हम बोलते हैं, वो टाइप की चीज़ें हो रही है कि दिमाग ना जैसे काम नहीं कर रहा है, तो उसको मॉनिटर करना है। और अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो डॉक्टर का संपर्क करके नज़दीक के क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट एम जो है, सबसे जो इम्पोर्टेंट मेन एम जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप थोड़े से भी टेंशन लेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे या डर जाएंगे तो बॉडी में एड्रेनालिन का सिक्रीशन होता है। एड्रेनालिन एक ऐसा है जैसे कि ना आपकी कार है और उसको कैसे आप फर्स्ट गियर के ऊपर फुल थ्रोटल लेके चलाएंगे और कैसे वो रेज होती है, सेम वही चीज़ एड्रेनालिन आपके साथ करेगा। आपकी हार्ट रेट बढ़ाएगा, बॉडी में इम्यूनिटी को वीक करेगा और ना आपको एक बॉडी में स्टिफनेस देगा, तो आपकी रिकवरी और ज़्यादा स्लो हो जाएगी। सो माइंडसेट कैसा रखना है? पीसफुल रखना है, काम रखना है, जिसके कारण एड्रेनालिन का ज़्यादा सिक्रीशन ना हो, हार्ट भी शांत हो और बॉडी में रिकवरी ज़्यादा आए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ साथ में जब अगर डर वगैरह सारी चीज़ें भी निकल जाएगी तो रिकवरी में और जो है उसको आप पूरी चीज़ों को डाइजेस्ट करना आसान आपके लिए हो जाएगा। मेन चीज़ ये समझनी है कि ये समय भी चला जाएगा, राइट। ऐसा नहीं है कि ये आजीवन रहेगा और वो है। और बहुत कम लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ रही है। पहले कैसा था कि ऑलमोस्ट जो है हॉस्पिटलाइजेशन रेट 60% जितना था कि जो जिसको हो रहा है वो सबको एडमिट करने की ज़रूरत पड़ रही है, राइट। पर ऐसा नहीं है। हॉस्पिटलाइज ही अभी 4 से 5% लोगों को करना पड़ रहा है। उस 4 से 5% में से भी जो है मान लो 100% हॉस्पिटलाइज में पेशेंट जो रहते हैं उसमें से 2 से 3% लोग हैं वो ही सीरियस हो रहे हैं। सो आपका उसमें टर्न नहीं आएगा, डोंट वरी। उसमें ज़्यादा माइंडसेट है, उसको काम रखना है और ठंडी रखना। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो एम जो लास्ट में आता है वो होता है मूवमेंट टूवर्ड्स हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल की तरफ गति। हॉस्पिटलाइज कब करना? बाकी के आगे के फैक्टर्स से आपको अभी समझ में आ ही गया होगा। ऑक्सीजन अगर 94 से डाउन जाता है, आपकी हार्ट रेट कॉन्स्टेंटली 120-130 रह रही है, आपको फील हो रहा है कि अरे मेरा हार्ट एकदम वो हो रहा है, तो ठीक है। टेम्परेचर जो है 4 बार पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम लेने के बावजूद अगर कम नहीं हो रहा है तो वो चिंता का विषय है। एक्सेसिव कफिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, क्रिलिंगटस सिरप जो कि आजकल कॉमन है वो लेते हैं, कोई और कफ सिरप ले रहे हैं, फिर भी खांसी बैठ नहीं रही है, कह सकते हैं कि भाई नज़दीकी हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है। लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बॉडी पूरा डिहाइड्रेट हो गया है, पानी मुंह से जा नहीं रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है। अगर साथ साथ में आपको माइंड ऑल्टर्ड सेंसोरियम जिसको हमने बात करी कि जो माइंड का ऑल्टर्ड सेंसोरियम यानी कि गतागम नहीं पड़ रही है, सूझ नहीं आ रही है कि क्या करें क्या नहीं, ड्राउजीनेस फील हो रही है, सोचने की क्षमता कम हो गई है, ऐसा लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो आपको हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता है। अगर ये सारे सिम्टम नहीं है, माइल्ड ही होता है जैसे कि हर किसी को हो रहा है, तो हॉस्पिटलाइज होने की या
भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। घर पे ही आराम से जो है ये डॉक्टर की निगरानी में टेली कंसल्टेशन के द्वारा सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं, होम करेक्ट ट्रीटमेंट करके आप कोरोना को ईजिली हरा सकते हैं, राइट। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार प्लस फॉरवर्ड रिवाइंड करके देखिएगा। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को कृपया शेयर कीजिए ताकि इसको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी को मिले। आप हो ना हो, कोई और हो सकता है तो उसको भी कोरोना के होम ट्रीटमेंट की गाइडलाइन प्रोवाइड हो। ये लेटेस्ट वीडियो है, काइंडली शेयर दिस वीडियो। बूस्टर डोज नहीं लगाया है तो जाके बूस्टर डोज बिल्कुल ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आई क्योर।